स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये कैविटी प्रॉब्लम्स है सेंटर ऑफ मास का, जो कि आपके नोट्स में भी होगा। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम ए लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r इन सच अ वे डेट द एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क। ठीक है, यानी ये जो होल है, इसका जो एज है यानी कोना जो है वो डिस्क के पेरीफेरी या कोने से टच कर रहा है। तो इस तरह से रेडियस आर से काटा गया है। तो इसकी रेडियस जो है वो 2r है। ठीक है, इसकी रेडियस 2r है और इसकी रेडियस r है। ठीक है, तो ये भी r होगी। तो आप समझ रहे हो ये 2r है पूरी रेडियस, है ना, सी बड़े वाले के लिए। तो देख रहे हो ये बड़ा वाला ब्लू कलर का है, ब्लू कलर से काट लिया गया, तो बैकग्राउंड वाले कलर का ही होल बन गया ना, वो तो खाली है यहाँ पर। अब इसको देखो, सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, कई नहीं, दो तरीके होते हैं, जैसा आपको पसंद आए। एक में m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस m2 कर देते हैं, है ना। लॉजिकल लग रहा है कि काट के निकाला गया है तो माइनस कर दो। लेकिन मेरी क्या आदत है, मैं फॉर्म, चूँकि आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रोटेशन में पढ़ोगे तो हर बार ये आता रहेगा। तो मेरी आदत प्लस ही लिखने की है, जैसा बेसिक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मैं एक क्रांतिकारी काम कर रहा हूँ, मास को निगेटिव मान रहा हूँ, हाइपोथेटिकल निगेटिव मास। ठीक है, मास निगेटिव होती नहीं है ना, हाइपोथेटिकल निगेटिव मास इसलिए कहा जा रहा है। आप ऐसे समझो कि ये जो खाली वाला होल है, यहाँ पे आप एक पॉजिटिव मास और निगेटिव मास रख दो तो वो भर जाते। पॉजिटिव मास इस ब्लू कलर से मिलके ब्लू कलर बन जाता है और निगेटिव मास, ये ब्लू ही रहने दिया हूँ मैं, ये ऐसा हो जाता है। तो इसकी जो मास डेंसिटी है वो पॉजिटिव हो गई, इसकी मास डेंसिटी माइनस निगेटिव हो गई। ठीक है, तो अब आप बताइए इसकी m1 की मास कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया इसकी कितनी है, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। उसी तरह से इसका मास आप कैसे लिखते हैं, m2 इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितनी है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, डिस्क है ना, तो इसकी मास एरिया में बटी हुई है, इसलिए सिग्मा का मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखिए सिग्मा पाई आर स्क्वायर को आप चाहो तो m मान लो, तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस m हो गई, और उसी तरह से m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 4m हो जाएगी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 होता है। ये x1 और x2 क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ये x1 क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का। तो इस होमोजीनियस मास का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो C1 पर ही लाई करेगा, जिसकी कोऑर्डिनेट को मैंने 0,0 माना है। उसी तरह से ये जो C2 है ना, ये सेंटर ऑफ मास होगा इस हाइपोथेटिकल निगेटिव मास का। ठीक है, जिसकी कोऑर्डिनेट r,0 है। आप चाहते तो इसके जगह m1 और m2 एक पॉइंट मास की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए है, तो वही सोच है यहाँ पर भी। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4m हो जाएगी। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। m2 की वैल्यू माइनस m हो जाएगी, और x2 की वैल्यू r हो जाएगी। और m1 प्लस m2 जब आप करोगे तो 4m माइनस m हो जा रहा है। ठीक है, m2 माइनस m है, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है आपको r/3। शायद मैं सही हूँ, r/3 आ जा रही है। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गई सेंटर ऑफ मास की r/3, सॉरी माइनस r/3, है ना, यहाँ माइनस है। उसी तरह से आप y सेंटर ऑफ मास निकालते तो वो क्या आता है, 0, है ना, इसकी भी y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो मैं इसको फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 आ जाता। ठीक है, तो फाइनल जो सेंटर ऑफ मास की जो कोऑर्डिनेट आ गई वो कितनी आ गई, -r/3, 0। ये -r/3 क्या बता रहा है कि ये जो ओरिजिन है -r/3 मतलब इस तरफ आएगी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगी उसकी। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, तो इसी लाइन पर आएगी। तो ऐसे यहाँ पर मेंशन नहीं था कहाँ से देना है, लेकिन मैंने आंसर में देखा है कि सेंटर ऑफ द, है ना, डिस्क से, बड़े वाले डिस्क से पूछा गया है यहाँ पर, तो मैं उसी के टर्म्स में ये आंसर छोड़ रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी आप m1 x1 माइनस m2 x2 करके भी कर सकते हो, फिर वहाँ पर आपको निगेटिव नहीं लिखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, या दुर्भाग्य, जो भी कहो। लेकिन आप खुद सोचो फिर माइनस कहाँ से आ गया फॉर्मूला में, ये भी तो सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।